के लिए, और वो भी बिना किसी मासिक शुल्क के। दर्शकों नमस्कार। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO कहा जाता है, उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार 830 बच्चे प्रतिदिन अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं, और इसके कारण ये हैं कि अगर उनको देखा जाए वो बच सकते हैं, उन कारणों का इलाज हो सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसमें जच्चा और बच्चा, माता और उसका जो बच्चा है, दोनों की अगर सही देखभाल हो, उनका सही रूप से उनका स्वास्थ्य, आहार या जीवन शैली हो, तो ये 830 बच्चे जो प्रतिदिन अपने जीवन से हाथ धो रहे हैं, इनसे छुटकारा मिल सकता है, वो जीवन ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आइए जच्चा और बच्चा में आयुर्वेद में किस प्रकार इसका स्वास्थ्य देखा जाता है, किस प्रकार इसका इलाज किया जाता है, जिससे कि ये जो 830 प्रतिदिन बच्चे अपने जीवन से हाथ धो रहे हैं, उनसे हाथ ना धोना पड़े। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं डॉक्टर अरुणा भट्ट जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आयुर्वेद का हॉस्पिटल में कार्यरत हैं इस समय, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पर। तो डॉक्टर साहब, देखा जाए जैसे ये एक WHO की रिपोर्ट है, 830 बच्चे वो उन कारणों से अपने जीवन को हाथ धो रहे हैं जिनसे वो बच सकते हैं अगर उनकी स्वास्थ्य सही हो, जहाँ उनका सही तरीके से इलाज हो। तो जो बच्चे होते हैं, माता होती है, गर्भवती होती है, जहाँ उसकी जब डिलीवरी होती है, या डिलीवरी के बाद उसको किस प्रकार इलाज रखें या किस प्रकार उसका ध्यान दिया जाए, तो ये काफ़ी हद तक दोनों बच सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जच्चे और बच्चा के बारे में किस प्रकार इसकी देखभाल की जानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले कंसेप्शन से लेकर टिल चाइल्ड बर्थ, जी, तो गर्भधारण करने से लेकर बच्चा होने तक उस लेडी की, उस कपल का पूरा हेल्थ इश्यूज या जो भी उनका हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे आयुर्वेद में भी कहते हैं कि बीज, क्षेत्र, काल और अंबु। बीज हुआ मतलब जैसे स्पर्म एंड ओवम, तो ये डिफेक्टेड ना हो दोनों, ठीक है ना। क्षेत्र हुआ जैसे वूम्ब, गर्भाशय, जहाँ गर्भाशय, जहाँ पे ये इम्प्लांट होना है। तो काल हुआ कि कंसेप्शन कब होना है, जैसे बीज मतलब टाइम ऑफ कंसेप्शन क्या है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एंड देन जो अंबु मीन्स इसकी ग्रोथ जो प्लासेंटा के थ्रू होती है। तो ये इन चार चीजों को, यानी कि कंसेप्शन, जब एक कपल आता है कंसीव करने के लिए, तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा आयुर्वेद, राइट फ्रॉम कंसेप्शन। तो यहाँ से उनको तैयार किया जाता है एक कपल को, ताकि वो एक उत्कृष्ट गर्भ पैदा हो सके, उत्कृष्ट गर्भ बन सके, जिसकी वजह से अच्छा बच्चा हम इस सोसाइटी को दे सके। आयुर्वेदिक की दृष्टि से, हाँ जी, आपने गर्भधारण की बात की है, फिर गर्भकाल जो 9 मास गर्भ में बच्चा रहता है, इस समय क्या क्या कुछ हिदायतें हैं वो दर्शकों को? वही मैं आपको कहने जा रही हूँ। अब हो गया, अब सपोज किसी लेडी का गर्भधारण हो गया, तो उसको फिर हम एक परिचर्या, मतलब गर्भिणी परिचर्या जिसको बोलते हैं, तो उसमें एक मास अनुमासिक क्रम आता है, और इट इज डिवाइडेड इनटू 3। एक है मास अनुमासिक, उसको क्या करना है, तो प्लस उसका गर्भ उपघातकार भाव क्या है, और गर्भ संस्थापक द्रव्य क्या है। अब है मास अनुमासिक, यानी कि हर मास, राइट फ्रॉम द फर्स्ट मंथ से लेकर 9th मंथ, उसका आहार, विहार और विचार कैसे होने चाहिए गर्भिणी के, उसका आहार कैसा होना चाहिए, उसका विचार कैसे होने चाहिए, उसको नींद कितनी लेनी चाहिए, उसको खाना कैसा खाना चाहिए, ये हम हर एक उसको एक हमारे हॉस्पिटल में भी है कि पूरा काउंसिल किया जाता है। तो फिर उसको ये भी बताया जाता है कि उपघातकार, गर्भ उपघातकार भाव, जैसे किन चीजों से, जिनसे गर्भ को प्रॉब्लम हो सकती है,
जैसे कई बार मतलब उनको आसन बताया जाता है, जैसे कई बार ऑक्सीजन की कमी की वजह से फीटल हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो उसको कैसे शांत रखा जाए, कौन सा आहार और कौन सा विहार उसको नहीं करना चाहिए, ये उसको शुरू से लेकर अंत तक बताया जाता है। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में जो भी आपके पास पेशेंट आते हैं तो गर्भ धारण करने के बाद आते हैं, उनमें पोषक तत्वों की कमी होती है, डॉक्टर यही मुझे सलाह देता है कि इस प्रकार की दवाइयां और पोषक तत्व आहार में लें, ठीक। लेकिन क्या ऐसा भी है कि गर्भ धारण से पहले भी आप के हॉस्पिटल में कोई आ सकता है, पूछ सकता है कि गर्भ धारण करने से पहले क्या करना चाहिए? बिल्कुल, तभी मैंने स्टार्ट ही यहीं से किया, फ्रॉम कंसेप्शन टिल चाइल्ड बर्थ, यानी कि जब एक कपल को कंसीव करना है तो वो पहले काउंसिल करे, पहले हमारे हॉस्पिटल आ जाए, वहाँ हमारे डॉक्टर्स कार्यरत हैं, तो उनसे मशवरा करे, वो प्रॉपर एक उनको काउंसिल करे, क्योंकि इसमें जैसे यूजुअली फीमेल्स का एनीमिया होता है, तो पहले ही अपना प्रोफाइल, खून की, बिल्कुल खून की कमी होती है या बहुत फैटी होती हैं, तो देयर आर सो मेनी इश्यूज विच नीड टू बी एड्रेस्ड फ्रॉम बिल्कुल इन्फेंसी में, बिफोर कंसेप्शन इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। सो जब वो चीजें एड्रेस हो जाती है, देन डॉक्टर विल एडवाइज देम कि ये वाला काल, दिस पीरियड यू शुड मीट, ठीक है ना। सो अगर उस पीरियड में आपका कंसेप्शन हो जाता है तो गर्भ उत्कृष्ट डेफिनेटली होगा, फीटस में कोई प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर हमारे हॉस्पिटल में जैसे योगा के एक्सपर्ट्स हैं, तो जैसे गर्भिणी आती है तो उसके लिए कौन से आसन जैसे लाभकारी हैं जिससे उसका सुख प्रसव हो और उसकी जो यात्रा है ये सुखमय रहे, ताकि उसको किसी किस्म की इरिटेशन ना हो, क्योंकि इफ मदर इज इरिटेटेड, चाइल्ड विल बी ऑटोमेटिकली इरिटेटेड। सो इसलिए तो ये हमारे हॉस्पिटल में इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। तो मैं इस माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि गर्भिणी आए, चाहे प्रसव से पहले आए, चाहे बिफोर कंसेप्शन आए, चाहे प्रेग्नेंट लेडी भी आए, हमारे हॉस्पिटल में पूरा इसका इंतजाम किया गया है। और साथ में योग, आसन, प्राणायाम, उसके बारे में कितने लाभकर है उसके बारे में भी पूरी नॉलेज दी जाती है। डॉक्टर साहब, आज से 10-20 साल पहले जितनी भी प्रसूताएं होती थी, डिलीवरी होती थी, वो सामान्य तौर पे होती थी, प्राकृतिक तौर पे, लेकिन आज उधर से घट के सर्जरियन ऑपरेशन की जो संख्या है बढ़ती जा रही है। इसका क्या कारण है? इसका कारण पाश्चात्य है, और क्या कारण है? अपना आहार व्यवहार हमने सब छोड़ दिया, तो वो रीजन है। तो दूसरा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी स्कीम चलाई है सुप्रज्ञा, कि उसमें हम क्या करते हैं, हाँ, सुप्रजा के तहत किस प्रकार उसमें हम यही कहते हैं कि गर्भिणी को इसमें क्या करना चाहिए सो दैट सिजेरियंस कैन बी अवॉइडेड। कौन से आसन करने चाहिए, जैसे फिटल डिस्ट्रेस ना हो, कौन से आसन लाभकारी है उसके लिए, तो वो आसन हम उनके बताते हैं। वी यूज्ड टू गो टू गांधीनगर हॉस्पिटल, वहाँ से भी, अपने हॉस्पिटल में भी, लेकिन इन कोलैबोरेशन विद गांधीनगर भी हम करते हैं। तो वहाँ की लेडीज को हम उस दिन अवेयर करते हैं कि आप ये आसन कर लीजिए, सो दैट कि आप कल को जो आपका प्रसव है वो सुख प्रसव हो। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, जैसे 8th मंथ में, जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल में भी होता है, जैसे 8th मंथ में ऑयल का ज्यादा ये पिलाया जाता है, जैसे ऑयल हो गया, मेडिकेटेड ऑयल्स या बटर या घी मेडिकेटेड घी, प्लस योनि धारण, योनि में पिच्चू का धारण किया जाता है मेडिकेटेड ऑयल से, बर्थ कनाल में वो रखा जाता है, जिससे फीटस को थोड़ा ऑयलिंग हो जाती है, जिसको अल्टीमेटली सिजेरियन की जरूरत ही ना पड़े। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में स्वास्थ्य वृत्त का बहुत महत्व है। एक कुमार वृत्ति है, एक स्वास्थ्य वृत्ति है। तो स्वास्थ्य वृत्ति की अगर हम पालना करें तो शायद ऐसी हमें कहीं शिकार नहीं होना पड़े ऐसे कष्टों का, ऐसे रोगों का। तो स्वास्थ्य वृत्त कैसे पालन की जाए, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दर्शकों को दीजिए। देखिए, स्वास्थ्य वृत्त तो वही हुआ ना कि सबसे पहले हमने अपना हाइजीन मेंटेन करना है। हाइजीन मतलब जैसे कि सबको पता है व्हाट इज हाइजीन, पुराने कपड़े पहनकर ऊपर डीओ करना, दैट इज नॉट हाइजीन। ठीक है ना, यूजुअली जैसे पेशेंट्स करते हैं उनमें स्किन डिजीजेस का ज्यादा चांस रहता है। आहार में टाइम से खाना है, टाइम से उठना
उठना है, टाइम से बैठना है, तो ये करना है, प्लस वॉक, एक्सरसाइज, जी जी, ये चीजें, ये सारा स्वस्थ व्रत में आता है। योगा का पालन करिए, जी जी, प्राणायाम करिए, ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब तो देखिए ना, अब आप खुद ही देखते होंगे नेट पे इतना करते हैं, बाहर के मुल्कों में इतना योगा का हो रहा है, जी जी, तो ये तो हमारी शैली है, हम उसको अपनाएंगे तो हमें कितना फायदा होगा। जी जी, तो इसलिए यही सब करके हम अपने स्वास्थ्य को मतलब स्वस्थ रख सकते हैं और स्वस्थ व्रत का पालन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने 3 उपस्तंभों की बात की थी जी, कि 3 उपस्तंभ अगर हम कहें, ये भी स्वास्थ्य व्रत में आते हैं? बिल्कुल, ये भी स्वास्थ्य में आते हैं। तो उनको थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। दीज आर पिलर्स ऑफ लाइफ। जी जी, अगर हम 3 इन उपस्तंभ, स्तंभ तो हो गए ना पिलर्स, तो दीज आर सब पिलर्स ऑफ लाइफ। अगर हम इन सब पिलर्स पे ध्यान दें, स्तंभ हो गए वात, पित्त और कफ, जी जी, इन्हीं का डिरेंजमेंट जब होता है तो हम डिजीज मानते हैं, और वो वात, पित्त, कफ इन सब पिलर्स पे डिपेंड करते हैं, जी जी, जो है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इन 3 उपस्तंभों पर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड करता है। सो इन पर अगर हम इनको अच्छे से हम इनको पालन करें तो बीमारियां तो होंगी ही नहीं। जी जी जी, क्योंकि हमारा हेल्थ ही है प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव। डॉक्टर साहब, ये तो आपने माता के लिए बता दिया, जो जच्चा है, बच्चे के लिए जब उसका जन्म होता है, बिल्कुल, उसके बाद उसकी किस प्रकार देखभाल करनी चाहिए? जैसे बच्चा होता है तो उसको जैसे हमारे आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि वेल वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, जहां से डायरेक्ट सनलाइट ना हो, बट सनलाइट शुड बी देयर, और उसको बला तेल से मालिश की जाए। जैसे आम तेल से मालिश ना करके उसको बला तेल से मालिश है। और स्तनपान 6 महीने तो माँ का ही स्तनपान, उसको पानी वगैरह ना दे, जरूरी ही नहीं है उसको पानी देना, उसको माँ का दूध दिया जाए, वो उसी में उसको वेल सफिशिएंट डाइट है उसके लिए, प्लस वीनिंग, मतलब जैसे दाल का पानी हो गया, जो हम रेगुलर खाना खाते हैं उसके लिए सेरेलैक होना जरूरी नहीं है, जो हम रेगुलर खाना खाते हैं, दाल का पानी, सब्जी का पानी, यहाँ से स्टार्ट करिए। डॉक्टर साहब, पहला बच्चे के जन्म के बाद दूसरा बच्चे कब सोच करनी चाहिए और कब वो दूसरे बच्चे का जन्म होना चाहिए? सबसे पहले इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 साल का ड्यूरेशन रखा है, लेकिन 1000 डेज, हाँ 1000 डेज, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमारे मतलब जैसे एज ए डॉक्टर्स वी मस्ट से कि जब गर्भिणी पूरी तैयार हो, उसके पैरामीटर्स और उसका मतलब वो खुद भी सुख मनस्य जिसे बोलते हैं, वो खुद तैयार हो बच्चा करने के लिए, तो तब ही गर्भ धारण करना चाहिए, ऐसे गर्भ नहीं धारण करें। वो इसका मतलब है 3 इयर्स, और जो पुरानी उसकी वीकनेस है, सपोज शी मस्ट बी, अगर उसका दूसरा बच्चा है, पुरानी वीकनेस और अंडरलाइंग कॉजेज सब ठीक हो, तो देन शी इज रेडी फॉर नेक्स्ट प्रेगनेंसी। डॉक्टर साहब, आपने बच्चे और जच्चे के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए हमारी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दूरदर्शन परिवार की ओर से विशेषकर। तो दर्शकों, आपने सुन लिया कि जच्चे और बच्चे की कैसे देखभाल की जाए। इसके लिए सरकार ने भी अनेक योजनाएं चलाई हैं। मातृ वंदना योजना है, सुरक्षित मातृत्व योजना है। इसके तहत 5000 रुपया गर्भिणी को या गर्भ के बाद भी सरकार उसके सीधे बैंक अकाउंट में डालती है। सरकारों के और भी बहुत प्रकार के इसके कार्यक्रम हैं जिससे हमारे बच्चा और जच्चा सही रहे। आप हॉस्पिटल में जाके इसका जरूर लाभ लीजिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।